हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपके बोर्ड के लिए एक सीरीज़ लेकर आएंगे, तो इसी बोर्ड की सीरीज़ में आज अपन बायोलॉजी का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक बेटे। और इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे बेटा, इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में क्या करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। और जो क्वेश्चंस अपन यहाँ पे देखने वाले हैं ये बोर्ड के लिए बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आपका बोर्ड का जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास क्या होने वाला है, फ्रेम होने वाला है। सही। अब देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है बेटे, ये चैप्टर बोर्ड में कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। कितने मार्क का है, 6 मार्क का। और इस चैप्टर में से जो है बेटा, इस चैप्टर में से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आने वाला है। सही। तो अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कौन से आएंगे ये भी मैं आपको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। सही। तो आ जाओ बेटे, शुरू करते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चन के फॉर्म में अपन क्या करने वाले हैं, रिवाइज। तो देखो शुरू करते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहला सवाल है कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं। क्या होते हैं इंटरफेरॉन, तो सुनना। ये एक तरह के एंटीवायरल क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स द्वारा क्या होंगे, सीक्रेट होंगे। एक तरह के एंटीवायरल प्रोटीन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल द्वारा क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। और आसपास की सेल में, नेबरिंग सेल्स में जो है, वायरस के इन्फेक्शन को क्या करते हैं, रोकते हैं। सीधा आंसर है, क्या कहा बेटे, कि ये एक तरह के एंटीवायरल प्रोटीन्स है जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल द्वारा क्या होंगे, सीक्रेट होंगे। और आसपास की सेल में वायरस के इन्फेक्शन को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो, इंटरफेरोन जो है बेटे, ये ये एक तरह के एंटीवायरल क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। सही। अब बोले कहां से सीक्रेट होंगे, तो सीधी सी बात है, कहां से सीक्रेट होंगे, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स द्वारा सीक्रेट होंगे। सही। अब बोले क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बेटे, तो अभी बताया, नेबरिंग सेल्स में वायरस के इन्फेक्शन को रोकेंगे। तो क्या करेंगे ये, तो सिंपल सी बात है, प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ वायरस इन नेबरिंग सेल्स। सही। तो इंटरफेरॉन को लेके कोई डाउट बहुत बार पूछा गया है, क्या होते हैं इंटरफेरॉन। सही। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल पूछा है कि आपको कोई भी दो सेल्यूलर बैरियर बताने हैं। अब सुनना, सेल्यूलर बैरियर क्या होते हैं, ऐसी सेल्स जो फॉरेन पार्टिकल को किल करती है, जो फॉरेन पार्टिकल को किल करके आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, उन्हें ही क्या बोलेंगे, सेल्यूलर बैरियर। तो पहले सुनना, सेल्यूलर बैरियर क्या है, कि ऐसी सेल्स जो क्या करेगी, जो फॉरेन पार्टिकल को क्या करती है, किल करती है। और फॉरेन पार्टिकल को कौन सी प्रोसेस से किल करेगी बेटे, फेगोसाइटोसिस से। कि जो फेगोसाइटोसिस के द्वारा फॉरेन पार्टिकल को किल करेगी, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, सेल्यूलर बैरियर बोलेंगे। सही। अब सवाल पूछा है कि यहां पर सेल्यूलर बैरियर कौन कौन से हैं, तो सुनो, सेल्यूलर बैरियर जो होते हैं, सेल्यूलर बैरियर में कौन कौन आएंगे बेटे, एक तो कौन आएगी, न्यूट्रोफिल आएगी। ठीक। और न्यूट्रोफिल के साथ साथ दूसरी आपको ध्यान रखनी है कौन सी, मोनोसाइट। और बेटे मोनोसाइट को ही क्या लिखते हैं, मैक्रोफेज भी लिखते हैं। आसान। तो सवाल पूछा है सेल्यूलर बैरियर क्या है, तो ऐसी सेल जो फेगोसाइटोसिस के द्वारा फॉरेन पार्टिकल को किल करती है, उसे ही क्या बोलेंगे, सेल्यूलर बैरियर। और सेल्यूलर बैरियर में किसे इंक्लूड करेंगे, एक तो न्यूट्रोफिल को, और दूसरा किसको करेंगे बेटा, मोनोसाइट को। सही। देखो अगला सवाल। अब अगला सवाल है कि कोलेस्ट्रम और प्लेसेंटा के थ्रू जो है, कौन सी एंटीबॉडी क्या होती है, ट्रांसफर्ड होती है। अब सुनना,
कि कोलेस्ट्रम और प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफर होगी। तो बहुत ही आसान सा सवाल देखो कि जो प्लेसेंटा है बेटे, प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसपोर्ट होगी, आईजीजी। और दूसरा कि जो कोलेस्ट्रम है बेटे, इस कोलेस्ट्रम के द्वारा कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसपोर्ट होगी, आईजीए होगी। सही। अब मेरा आपसे एक और एडिशनल सवाल, क्या होता है कोलेस्ट्रम? क्या होता है बेटे कोलेस्ट्रम? तो सुनो, पार्चुरेशन के बाद, पार्चुरेशन के बाद इनिशियल 4 से 5 डेज का जो मदर मिल्क होता है, पार्चुरेशन के बाद इनिशियल 4 से 5 डेज तक मदर का जो मिल्क होता है, उसी मिल्क को अपन क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रम। और ये इन्फेंट के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। बोले क्यों जरूरी होगा? तो देखो, कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीए। और ये आईजीए एंटीबॉडी मदर के मिल्क से होते हुए किस में जाएगी, इन्फेंट में जाएगी। और इन्फेंट में जाकर उसे इम्यूनिटी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। इसी तरह से जो प्लेसेंटा होती है बेटा, प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी, आईजीजी। आईजीजी जो है ये प्लेसेंटा के थ्रू जाती है फीटस के अंदर, और फीटस को भी क्या प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी। सही। अब यहां पर एक और सवाल लिखा है कि यहां पर आपको यह भी बताना है कौन सी इम्यूनिटी रिलेटेड है। तो सुनो, इम्यूनिटी आपने दो तरह की पढ़ी होगी, एक होगी एक्टिव और दूसरी कौन सी होगी, पैसिव। सही। अब देखो, जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है उसे तो अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव। सही। और जिसमें आपको बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पैसिव। तब आप खुद बेटा कमेंट्स बॉक्स में लिखना नीचे कि मैं कह रहा हूं कोलेस्ट्रम और प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज फीटस में जा रही है, तो ये एंटीबॉडी फीटस खुद बना रहा है या उसे बनी बनाई मिल रही है? सीधी सी बात है, बनी बनाई मिल रही है। और बनी बनाई मिल रही है तो बताइए किसका एग्जाम्पल हो गया, पैसिव का। तो इसका एक और आंसर सुन लेना। बोले इससे कौन सी इम्यूनिटी रिलेटेड है, तो कौन सी इम्यूनिटी बेटा, पैसिव इम्यूनिटी। सही। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अगला सवाल है, वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल बताना है और वैक्सीनेशन से कौन सी इम्यूनिटी रिलेटेड है ये बताना है। सही। अब प्रिंसिपल से मुझे पहले ये बताओ वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है। तो सुनो, क्या होती है वैक्सीन। इधर देखो बच्चे, देखो क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ध्यान से सुनना इधर। और ये पूरा लेक्चर होने के बाद मैं ये भी बता दूंगा कि इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन आपके कौन सा आएगा। सही। तो बताओ क्या होती है वैक्सीन। तो सुनो कि डेड और इनएक्टिव, डेड, इनएक्टिव और वीक पैथोजन को, अब बोले पैथोजन क्या है, तो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं बेटा, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पैथोजन। ठीक। तो देखो वैक्सीन क्या है कि डेड, इनएक्टिव और वीक पैथोजेंस को बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। और इनको इस तरह से इंसर्ट किया जाता है कि ये आपके अंदर कोई डिजीज कॉज नहीं करते, लेकिन ये जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो इन डेड पैथोजन के खिलाफ भी आपकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। और यही एंटीबॉडी बेटा कब काम आएगी, जब फ्यूचर में यही पैथोजन लाइव कंडीशन में आपकी बॉडी में आएगा, तो ये एंटीबॉडी उसे क्या करेगी बेटा, किल कर देगी। तो वैक्सीन में क्या करते हैं बेटा, तो वैक्सीन में क्या करते हैं कि इसके अंदर अपन डेड, इनएक्टिव या मैं बोलूंगा किसको, वीक पैथोजन को, वीक पैथोजन जो है इनको अपन बॉडी में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और इनको बॉडी में इस तरह से इंसर्ट करते हैं
कि ये अपने अंदर डिजीज तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बॉडी इनके खिलाफ किसका प्रोडक्शन करेगी, एंटीबॉडीज का। तो इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने पर क्या होगा, बॉडी प्रिपेयर्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम, और बॉडी इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, और ये पैथोजन तो वैसे ही किल्ड है। तो अब ये एंटीबॉडी काम कहां आएगी, जब ये पैथोजन मान लो फ्यूचर में कभी लाइव कंडीशन में आपकी बॉडी में आएगा, तो ये एंटीबॉडी उसे क्या कर देगी, किल कर देगी। सही एग्जाम्पल से सुनना, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे को टाइफॉइड की वैक्सीन बनानी है, तो क्या करेंगे अपन, टाइफॉइड का जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है उसको इनएक्टिव करके मेरी बॉडी में डाल देंगे। अब इस इनएक्टिव एजेंट के खिलाफ भी मेरी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी बनने के बाद क्या करेगी, अगर फ्यूचर में यही टाइफॉइड का बैक्टीरिया लाइव कंडीशन में मेरी बॉडी में आया, तो ये एंटीबॉडी उसे क्या कर देगी, किल कर देगी। सही। तो अब सवाल पूछा है कि जो वैक्सीनेशन है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा, तो वैक्सीनेशन जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करेगा बेटा जनरेशन ऑफ मेमोरी सेल। किसके ऊपर काम करेगा, मेमोरी सेल्स, यानी ये पूरा का पूरा मेमोरी सेल्स के ऊपर क्या करता है, काम करता है। फिर एक और सवाल कि कौन सी इम्यूनिटी रिलेटेड है, तो अभी बताया इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, दो, एक्टिव और पैसिव। और देखो वैक्सीनेशन में भी बॉडी ने खुद ने एंटीबॉडी बनाई, और बॉडी ने खुद ने एंटीबॉडी बनाई है, तो बता इसमें भी कौन सी इम्यूनिटी हुई, एक्टिव इम्यूनिटी हुई। कौन सी इम्यूनिटी हुई, एक्टिव इम्यूनिटी हुई। क्लियर है बेटा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला सवाल है कि एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी का नंबर बढ़ जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा कि एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी का नंबर बढ़ता है। तो इधर देखो कि अगर किसी पर्सन में एलर्जी हो गई है, तो एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी का नंबर बढ़ेगा, आईजीई का। किसका बढ़ेगा, आईजीई का। अब देखो एंटीबॉडी के तीन क्वेश्चन याद रखना। पहला, प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी जाएगी, आईजीजी। दूसरा, कोलेस्ट्रम के थ्रू कौन सी जाएगी, आईजीए। और तीसरा कि एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी का नंबर बढ़ेगा, तो एलर्जी के दौरान किसका बढ़ेगा बेटा, आईजीई का। सही। अब अगला सवाल देखो कि प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के आपको एग्जाम्पल बताने। क्या होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन, तो देखो इधर प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के नेम्स बताने हैं। अब एग्जाम्पल से पहले अपन देखते हैं कि ये होते क्या है। तो देखो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, जहां पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है उन्हें तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी। जहां पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होगा उन्हें तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी। और जो इम्यून सेल और एंटीजन, जो इम्यून सेल और एंटीजन को इंटरेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाएंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। क्या कहा कि जो लिम्फोसाइट को फॉर्म और मैच्योर करते हैं उनको तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और जो इम्यून सेल और एंटीजन इनको इंटरेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाएंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। सही। अब यहां पर पूछे एग्जाम्पल, तो देखो प्राइमरी के दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। पहला तो ध्यान रखना है बोन मैरो, पहला तो ध्यान रखना है बोन मैरो। और इसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा, थाइमस ग्लैंड। दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, थाइमस ग्लैंड। अब मेरे बच्चों एक 11th का सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि थाइमस ग्लैंड जो है
ये लिम्फोइड ऑर्गन तो है ही है, इसके साथ साथ थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन भी सीक्रेट करती है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि थाइमस ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन क्या करती है, सीक्रेट। सही। अब बात करते हैं सेकेंडरी। तो देखो सेकेंडरी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो सेकेंडरी का पहला एग्जाम्पल याद रखना है स्प्लीन। अगला एग्जाम्पल ध्यान रखना है पेयर्स पैचेस। ठीक। अगला एग्जाम्पल ध्यान रखना है अपन को टॉन्सिल्स। ठीक। इसके बाद आपको ध्यान रखना है माल्ट। अब मेरी बात सुनो, ये जो माल्ट मैंने लिखा है ये अपने आप में सवाल है 1 मार्क का कि माल्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो बेटा माल्ट का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट का पूरा नाम क्या है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये भी पूछते हैं कि ये माल्ट कहाँ होता है, तो सुनो माल्ट अपनी बॉडी में 3 जगह पे होगा। कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो माल्ट जो है ये कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसके साथ साथ माल्ट जो है और कहाँ होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। और इसके साथ साथ ये और कहाँ होगा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक। तो माल्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि माल्ट का पूरा नाम क्या है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और बोले माल्ट कहाँ होता है, तो एक तो रेस्पिरेटरी पैसेज में होगा, दूसरा डाइजेस्टिव ट्यूब में होगा, और तीसरा कहाँ होगा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। सही। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बेटे अब अगला क्वेश्चन है कि अपन को ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। सही। तो आ जाओ देखते हैं डिफरेंस। एक तरफ तो अपन बात किसकी करेंगे बेटा, ह्यूमोरल की, दूसरे तरफ अपन बात करेंगे सेल मीडिएटेड की। सही। अब क्या डिफरेंस है इधर देखना। सबसे पहले ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है बेटा, इसकी मेन सेल्स होती है बी लिम्फोसाइट। कौन सी होगी, बी लिम्फोसाइट। जबकि सेल मीडिएटेड जो है इसकी मेन सेल्स होगी टी लिम्फोसाइट। कौन सी होगी, टी लिम्फोसाइट। तो देखो इधर ह्यूमोरल जो है बेटे, इसकी मेन सेल्स जो है वो कौन होगी, बी लिम्फोसाइट। और जबकि सेल मीडिएटेड जो है बेटा, सेल मीडिएटेड की मेन सेल्स जो है वो कौन होती है, टी लिम्फोसाइट। ठीक। अब एक एडिशनल पॉइंट और बता देता हूं, इधर देखो बेटा कि जो बी लिम्फोसाइट है, इस बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और फॉर्मेशन के साथ साथ इसका मैच्योरेशन, इसका फॉर्मेशन और जो मैच्योरेशन है दोनों कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। सही। जबकि टी लिम्फोसाइट की बात करूं बेटे, तो टी लिम्फोसाइट जो है इसका फॉर्मेशन तो कहाँ होगा बेटे, बोन मैरो में। और इसका जो मैच्योरेशन होगा, इसका मैच्योरेशन जो होगा ये किसके अंदर होगा, थाइमस में। सही। तो सबसे पहला डिफरेंस कि बी लिम्फो सॉरी ह्यूमोरल जो है इसकी मेन सेल्स कौन सी है, बी लिम्फोसाइट। और सेल मीडिएटेड की मेन सेल्स कौन सी है, टी लिम्फोसाइट। सही। अब अगला डिफरेंस सुनना इधर, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है उन पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है जो ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में एंटर करते हैं। ह्यूमोरल उन पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगी जो बॉडी फ्लूइड में एंटर करते हैं। और सेल मीडिएटेड उन पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगी जो सेल के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो जो बॉडी फ्लूइड में एंटर करेंगे उनके अगेंस्ट कौन काम करेगी, ह्यूमोरल। जो सेल्स में एंटर करेंगे उनके अगेंस्ट कौन काम करेगी, सीएमआई। सही। तो ह्यूमोरल के बारे में ध्यान रखना, ये किसके अगेंस्ट काम करेगी, एक्ट अगेंस्ट
पैथोजन हु इन्वेड्स, इन्वेड्स का मतलब बेटा एंटर होना, हु इन्वेड्स जो कि किसके अंदर, बॉडी फ्लूइड में, और ये किसके अगेंस्ट बेटा, अगेंस्ट पैथोजन इन्वेड्स, जो सेल में एंटर होते हैं उनके अगेंस्ट कौन काम करेगी, सेल मीडिएटेड। सही। अब इसके बाद ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगी, जबकि जो सेल मीडिएटेड जो है ये डायरेक्ट टी सेल के अगेंस्ट ही क्या, सॉरी, डायरेक्ट टी सेल के थ्रू ही क्या करेगी, काम करेगी। तो अगला डिफरेंस क्या है, ह्यूमोरल जो है ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के थ्रू क्या करेगी, पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगी, जबकि जो सेल मीडिएटेड जो है बेटा ये डायरेक्टली टी सेल के थ्रू ही एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगी, काम करेगी। तो ध्यान रखना, ह्यूमोरल जो है ये क्या करती है, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके अपना एक्शन दिखाएगी, जबकि अगर मैं सेल मीडिएटेड की बात करूं तो ये किसके थ्रू बेटा, डायरेक्टली ऑपरेट्स थ्रू, ये जो है टी सेल के थ्रू ही क्या करेगी, काम करेगी। अगला डिफरेंस सुनो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या जो कैंसरस सेल है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या जो कैंसरस सेल है उनके अगेंस्ट ह्यूमोरल इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। तो बोले कौन करेगी, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और इसके साथ साथ जो कैंसरस सेल है उनके अगेंस्ट कौन काम करेगी, सीएमआई। कौन काम करेगी, सीएमआई। तो ध्यान रखना, ह्यूमोरल में हार्डली अफेक्ट कैंसर सेल्स, और इसके साथ साथ में लिखूंगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक। और सीएमआई के बारे में ध्यान रखना, एक्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम करेगी भैया, कैंसर सेल्स, और कैंसर सेल्स के साथ साथ ये और किसके अगेंस्ट काम करेगी बच्चे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सही। तो फिर ये बन गया हाफ मार्क का क्वेश्चन कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का अपोज कौन करेगी, ह्यूमोरल या सीएमआई। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का अपोज हमेशा ही कौन करती है, सीएमआई। तो सही। तो ह्यूमोरल और सीएमआई में अगर कोई डाउट है तो आप एक बार इस स्लाइड को वापस से देख लेना, वीडियो पीछे करके देख लेना, आपको सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सही। अब इसके बाद बेटे अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो इधर, अब देखो इसी में एक सवाल आया हुआ था कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी डिफरेंस बताना है। तो आ जाओ देखते हैं अपन। तो आसान सा सवाल है, देखो एक तरफ बात करेंगे एक्टिव की, दूसरी तरफ अपन बात करेंगे पैसिव की। देखो अब एक डिफरेंस तो अभी अभी बताया मैंने कि जिसमें आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी वो तो कौन सी होगी, एक्टिव। और जिसमें रेडीमेड या बनी बनाई एंटीबॉडी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, पैसिव। तो जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी वो तो है एक्टिव, और जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी बॉडी में इंजेक्ट की जाएगी वो कौन सी होगी, पैसिव। तो एक्टिव के अंदर सीधा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, बॉडी इटसेल्फ प्रिपेयर्स एंटीबॉडीज। सही। और पैसिव के अंदर क्या होगा बेटा, तो इसमें ध्यान रखना है आपको, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू बॉडी। इसमें बॉडी में क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी को डालते हैं। सही। अगला डिफरेंस सुनो, एक्टिव इम्यूनिटी जो है
इसमें मेमोरी सेल काम करती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है इसमें मेमोरी सेल का कोई भी रोल नहीं है। तो अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना, एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसमें मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, सही। और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में ध्यान रखना है, इसमें जो है मेमोरी सेल्स जो है वो नॉट इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते, सही। अब अगला पॉइंट देखो, एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसको बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। और पैसिव इम्यूनिटी जो है इसको बनने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो आपको बोले कौन सी इम्यूनिटी जो है लॉन्ग टाइम लेती है बनने के लिए, तो कौन सी होगी, एक्टिव। और पैसिव में तो क्या करते हैं बेटा, रेडीमेड एंटीबॉडीज डालते हैं, तो इसे डेवलप होने में इतना टाइम नहीं लगता। तो एक्टिव में क्या ध्यान रखना है, इधर देखो, कि टेक्स लॉन्गर टाइम टू डेवलप। जबकि पैसिव की बात करूं तो ध्यान रखना, इट टेक्स लेस टाइम टू डेवलप। ठीक। अब मेरी बात सुना, एक्टिव इम्यूनिटी जो है, इस एक्टिव इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। ठीक। उसी तरह बेटे पैसिव इम्यूनिटी को भी दो में डिवाइड करेंगे, पैसिव को भी दो में डिवाइड करेंगे, एक कौन सा है, नेचुरल, और दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल। अब ये नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है, ध्यान से सुनना, कि एक्टिव में ध्यान रखना बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है और उसको एंटीबॉडी बनाने के लिए अपन ने बाहर से स्टिमुलेट नहीं किया है, उसने नेचुरली अपने आप ही एंटीबॉडी बनाई है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, नेचुरल एक्टिव का। और नेचुरल एक्टिव का एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, इन्फेक्शन। ठीक। कि आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी नेचुरली ही उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी, सही। अब देखो बोले आर्टिफिशियल एक्टिव क्या है, तो जिसमें बॉडी को बाहर से एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट किया जाए, जिसमें आपकी बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है बाहर से आर्टिफिशियली, तो उसे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव। और आर्टिफिशियल एक्टिव जो है बेटे, आर्टिफिशियल एक्टिव का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है वैक्सीनेशन। इसका एग्जाम्पल आपको क्या ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन। क्योंकि याद रखो अभी बताया, वैक्सीनेशन में अपन डेड पैथोजेंस को बॉडी में डालते हैं, और डेड पैथोजेंस को बॉडी में डाला तो एंटीबॉडी तो बॉडी नहीं बनाई, लेकिन एंटीबॉडी बनाने के लिए हमने बॉडी को क्या किया, स्टिमुलेट किया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चे, आर्टिफिशियल एक्टिव का, सही। अब देखो पैसिव को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब सुनो, पैसिव का मतलब है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है। अगर रेडीमेड एंटीबॉडी नेचुरल तरीके से ट्रांसफर होगी, अपने आप ट्रांसफर होगी, तो उसे तो क्या बोलेंगे, नेचुरल पैसिव। और नेचुरल पैसिव का एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, आईजीजी। और दूसरा एग्जाम्पल ध्यान रखना है, आईजीए। प्यारे बच्चों, आईजीजी जो है ये किसके थ्रू ट्रांसफर होती है, प्लेसेंटा से। और आईजीए जो है ये किसके थ्रू ट्रांसफर होगी, कोलोस्ट्रम से। अपने आप ही ट्रांसफर होती है तो नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी को अगर आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पैसिव। और आर्टिफिशियल पैसिव का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एक तो एटीएस। एटीएस का पूरा नाम है बेटा एंटी टेटेनस सीरम।
और दूसरा आपको ध्यान रखना है वो है एंटी स्नेक वेनम। सही। अब बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अब देखो, अगला सवाल है ऑटो इम्यूनिटी क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो देखो, क्या है ऑटो इम्यूनिटी। तो कई बार क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से अपना जो इम्यून सिस्टम है ये सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। सेल्फ मतलब बॉडी की खुद की, और नॉन सेल्फ का मतलब है बाहर से आने वाली। तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से आपका इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्फ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो इस वजह से वो क्या करता है, सेल्फ या बॉडी की खुद की सेल को ही मारना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और जब आपका इम्यून सिस्टम बॉडी की खुद की सेल के अगेंस्ट काम करता है तो इसको तो बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी, और ऐसे डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे बच्चों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बोले क्या है ऑटो इम्यूनिटी, कि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इस वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो सेल्फ या बॉडी की खुद की सेल को ही मारना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो इस प्रॉपर्टी को तो बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी, और ऐसे डिसऑर्डर्स को क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सही। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब पूछे है आपको एग्जाम्पल। तो ऑटो इम्यून का पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है बेटा, ग्रेव डिजीज। सही, बहुत सारे मैं दो चार लिख देता हूं। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है हाशीमोटो थायराइडिटिस। ठीक। इसके बाद इसका अगला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है वो है बेटा रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। सही। तो ऑटो इम्यूनिटी में कोई डाउट किसी को नहीं। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब देखो, अगला सवाल यह है कि आपको टाइफॉइड का क्या बताना है, कॉजेटिव एजेंट बताना है, सिम्टम बताना है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी टाइफॉइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे। सही। तो अब देखो इधर, अगर आपको इसका जवाब पता है तो फटाफट लिखते जाओ बेटा। तो देखो इधर, तो अपन लिखते हैं इसका आंसर। देखो, अब आपको बोला है कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो देखो, टाइफॉइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। क्या बोलते हैं जिसको, साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी जो है ये एक तरह का क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। सही। अब बताना है इसके सिम्टम्स क्या क्या है बच्चों। तो सिम्टम्स क्या है, ध्यान से सुनना। टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू बॉडी में आता है, और बॉडी में आने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करने के साथ साथ ये ब्लड के थ्रू बॉडी के अदर ऑर्गन्स में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट, और अदर ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होके उनको भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सही। अब बोले इसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो देखो, टाइफॉइड में सबसे पहला तो पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें हाई फीवर आता है। अब बोले फीवर भी कितना आता है, तो 39 से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हाई फीवर के साथ साथ टाइफॉइड में और क्या होती है बेटे, वीकनेस भी आती है। वीकनेस के साथ साथ जो है टाइफॉइड में और क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख लगना कम हो जाती है। इसके साथ साथ टाइफॉइड में क्या होता है बेटा, कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ क्या होता है, और एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होता है। आप देखो, बुखार आ रहा है तो इसका मतलब सर दर्द तो होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब यहाँ पे साथ साथ में क्या होगा, सर दर्द भी होगा। सही। तो टाइफॉइड के सिम्टम क्या है, फीवर होती है, वीकनेस होती है, भूख नहीं लगती है,
कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन और साथ में क्या होता है, हेडेक। अब ये भी पूछा है कि टाइफॉइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट मेरे बच्चों, तो इधर देखो, टाइफॉइड का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है इसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइफॉइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, विडाल टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, और सिम्टम्स के साथ साथ मैंने क्या बता दिया, टेस्ट, और साथ साथ ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि टाइफॉइड कैसे फैलता है। तो कैसे फैलता है बच्चों, तो ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। सही। अब देखो अगला सवाल। अब अगला सवाल है, एलिफेंटिएसिस जो है इसका कॉजेटिव एजेंट, वेक्टर और सिम्टम बताने हैं। सही। पहले तो ये ध्यान रखना, एलिफेंटिएसिस जो है इसको फिलेरियसिस भी बोलते हैं, ठीक। और एलिफेंटिएसिस जो है इसी को अपन एलिफेंट फुट डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बात करेंगे बच्चे। तो इधर देखो, सबसे पहले बताना है कॉजेटिव एजेंट। तो एलिफेंटिएसिस जो है ये एक राउंड वर्म के कारण होता है जिसका नाम है बेटे वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। किताब में दो नाम लिखे, और इसके साथ साथ एक और आपको ध्यान रखना है, वुचेरेरिया मलाय, ठीक। तो एलिफेंटिएसिस जो है बेटा ये एक राउंड वर्म के कारण होता है जिसका नाम है वुचेरेरिया। सही। अब बोले इसका वेक्टर क्या है। वेक्टर का मतलब है इस बीमारी को ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा। तो सुनो, अगर इसका आपको वेक्टर पूछ ले तो ध्यान से सुनना, ये बीमारी एक मॉस्किटो के बाइट से फैलती है जिसका नाम है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इसका वेक्टर कौन हो जाएगा बच्चे, तो इसका वेक्टर हो जाएगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। सही। अब सवाल पूछे हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या है, तो सिम्टम्स पे जरा गौर करना बच्चों। सिम्टम्स क्या है कि ये जो वुचेरेरिया है ये मॉस्किटो की बाइट से आपकी बॉडी में आता है, और बॉडी में आने के बाद जो लोअर लिम्स है, लोअर लिम्स की लिम्फ वेसल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और लिम्फ वेसल के अफेक्ट होने के साथ साथ लोअर लिम्स में यानी पैरों के अंदर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग इतनी बढ़ जाती है कि ह्यूमन के जो पैर है बिल्कुल एलिफेंट के फुट की तरह लगने लगते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एलिफेंट फुट डिजीज बोलेंगे। तो बोले सिम्टम क्या है, तो ये जो पैरासाइट है ये बॉडी में आने के बाद लोअर लिम्स की, लोअर लिम्स की लिम्फ वेसल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और लिम्फ वेसल को अफेक्ट करने के साथ साथ ही इसकी वजह से पैरों में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिससे ह्यूमन के फुट जो है वो एलिफेंट के फुट की तरह जो है वो लगने लगते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या है इधर देखो, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, लिम्फ वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स गेट्स अफेक्टेड, यानी पैरों की लिम्फ वेसल अफेक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ ध्यान रखना क्या होगा, और स्वेलिंग इन लिम्स, पैरों में स्वेलिंग आती है। और इसके साथ साथ ध्यान रखना इसमें जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनमें भी क्या आ जाती है, हल्की हल्की स्वेलिंग आ जाती है। सही। तो एलिफेंटिएसिस को लेकर कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब बढ़ते हैं अगली डिजीज की तरफ। अब सवाल पूछा है कि जो रिंग वॉर्म है, जो रिंग वॉर्म है इस रिंग वॉर्म का पॉजिटिव एजेंट और क्या बताना है, सिम्टम। सबसे पहले सुनो कॉमन लैंग्वेज, रिंग वॉर्म को बोलते हैं दाद। क्या बोलते हैं, दाद। तो अब अपन देखेंगे रिंग वॉर्म जो है इसका पॉजिटिव एजेंट, तो बहुत बार पूछते हैं देखो। तो रिंग वॉर्म जो है बेटा ये बीमारी एक फंगाई की वजह से होती है। किसकी वजह से होगी, फंगाई की वजह से। अब बोले कौन सी फंगाई, तो ये होती है बेटा, एक तो नाम याद रखना है माइक्रोस्पोरम,
दूसरा आपको ध्यान रखना है ट्राइकोफाइटोन, और तीसरा आपको ध्यान रखना है एपिडर्मेटोफाइटोन। ठीक, तो ये एक फंगाई की वजह से होती, कौन सी, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मेटोफाइटोन। सही। अब सब लोग 11th पास है, तो थोड़ी बहुत चीजें तो 11th की याद होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये तीनों फंगाई जो है, ये तीनों फंगाई जो है वो कौन से क्लास की फंगाई है। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे कि ये तीनों फंगाई कौन से क्लास की फंगाई है। सही। अब देखो, अब इसके देखते हैं सिम्टम्स। अब देखो सिम्टम्स में ध्यान रखना, रिंग वॉर्म में क्या होता है कि इसके अंदर स्किन, नेल्स और स्कैल्प, स्कैल्प मतलब खोपड़ी की स्किन, तो होगा क्या, स्किन, नेल्स और जो स्कैल्प होते हैं, इनके ऊपर ऐसे ड्राई लेजिन्स बन जाते हैं, इनके ऊपर ऐसे ड्राई लेजिन्स बन जाते हैं। और ये जो ड्राई लेजिन्स है, इनके ऊपर इचिंग होती है और क्या होता है, इरिटेशन होता है। तो रिंग वॉर्म में क्या होगा कि इसके अंदर स्किन, नेल्स और स्कैल्प के ऊपर जो है इस तरह के ड्राई लेजिन्स बन जाते हैं, और ये जो ड्राई लेजिन्स है इनके ऊपर क्या होती है, ईचिंग और क्या होती है, इरिटेशन होती है। सही। अब बोले ये बीमारी फैलती कैसे, आसान सी बात है, अगर किसी को रिंग वॉर्म हो रखा है तो उस पर्सन का अगर आप टॉवेल यूज करते हो, उसके क्लोथ्स यूज करते हो, या उसके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, तो आपको भी क्या हो जाएगा, रिंग वॉर्म हो जाएगा। सही। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, अब अगला सवाल है कि एंटीबॉडी का लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो देखो यहाँ पर मेरे तो बना हुआ है, लेकिन आपके बना हुआ नहीं आएगा, तो पक्का पक्का कह देता हूं, इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, ये आने वाला है। सही। अब देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं बेटे, तो एंटीबॉडी एक तरह का क्या होती है, प्रोटीन होती है, और इसके अंदर कितनी चेन्स होती है, 4 चेन्स प्रेजेंट होगी। अब 4 चेन्स के अंदर दो को तो बोलेंगे हैवी चेन, और दो को तो अपन क्या बोलेंगे, लाइट चेन। तो 4 चेन्स होगी, चार में से बेटा दो तो कैसी चेन होगी, हैवी चेन, और इसके अंदर दो कैसी चेन होगी, लाइट चेन। ठीक, तो दो हैवी और दो लाइट होती है, इसलिए एंटीबॉडी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2, यानी H2 का मतलब है दो हैवी चेन, और L2 का मतलब है दो क्या होगी, लाइट चेन होगी। सही। तो आप खुद देखो कि एंटीबॉडी जो है, इसके अंदर देख बेटे, ये हैवी चेन है, ये भी हैवी चेन है, तो दो हैवी चेन हो गई, और इधर देख बेटे, इसके अंदर जो है ये दो कौन सी चेन है, लाइट चेन, एक ये रही और दूसरी ये रही, दो हैवी और दो लाइट है। अब सुना, ये हैवी और जो लाइट चेन है, ये डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखो कौन से बॉन्ड से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो देख हैवी और लाइट चेन होगी, और हैवी और लाइट चेन है ना बेटे, हैवी और जो लाइट चेन है, ये दोनों क्या होगी, लिंक्ड थ्रू, किसके थ्रू जुड़ी होगी, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी। सही। अब एक और बात याद रखनी है, हैवी चेन जो होगी उसमें दो रीजन होंगे, एक होगा कांस्टेंट और एक होगा वेरिएबल। तो देख जैसे हैवी चेन है, तो हैवी चेन में दो रीजन है, देख बेटा, इसको तो बोलेंगे कांस्टेंट रीजन, और इसके साथ साथ ही अपन इसको बोलेंगे वेरिएबल रीजन। ठीक, उसी तरह से सुनना, अगर मैं लाइट चेन की बात करूं तो इसमें भी दो रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन, और लाइट चेन की बात करूं तो ये इसके अंदर कौन सा रीजन है, वेरिएबल। तो देख हैवी चेन जो है इसमें दो रीजन है, एक है कांस्टेंट और एक वेरिएबल। लाइट चेन में भी कितने रीजन है, दो, एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। अब सुनना, हैवी और लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है, ये वाला हैवी और लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है, इसी वेरिएबल रीजन से
एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल क्या होता है, बाइंड होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोला गया है। तो देखो 1 मिनट में स्ट्रक्चर खत्म कर दूंगा। तो एंटीबॉडी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। कितनी चेन्स होगी, चार। चार भी कौन सी, दो हैवी चेन और साथ में दो क्या होगी, लाइट चेन। और ये हैवी और लाइट चेन जो है ये डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होती है, जुड़ी होगी। हैवी चेन में कितने रीजन होंगे, दो। एक होगा कांस्टेंट और एक होगा वेरिएबल। लाइट चेन में भी कितने रीजन होंगे, दो। एक होगा कांस्टेंट और एक होगा वेरिएबल। और दोनों वेरिएबल जो रीजन है इनके बीच में ही है एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसी से फॉरेन पार्टिकल आके क्या होगा, बाइंड होगा। सही। अब आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है अपनी स्कूल में, तो एक सवाल और पूछ लेता हूं यहां पर मैं, कि जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ना, आपको मुझे बताना है कि एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी सेल्स के थ्रू होता है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन सी सेल करेगी, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। सही। चलो देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने अभी अभी बोला है आपको कि इस चैप्टर में से एक डिटेल्ड क्वेश्चन आएगा। सही। डिटेल्ड मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन। और पहला 4 मार्क का क्वेश्चन यहीं से बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एड्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं छोड़ के मत जाना और फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं। तो सर तो बता रहे हैं, पढ़ के जानी ये चीज ये। ठीक। अब देखो सबसे पहला सवाल कि एड्स का आपको कॉजेटिव एजेंट बताना है। वेरी आसान। बताओ एड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो एड्स जो है एक रेट्रोवायरस की वजह से होता है बेटे। और इस रेट्रोवायरस को ही क्या बोलते हैं, एचआईवी। क्या बोलते हैं, एचआईवी। अब मेरी बात सुनो, एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है, क्या है फुल फॉर्म एचआईवी की। तो ध्यान रखना, आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ऐसा नहीं है बेटे। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो कॉजेटिव एजेंट है एचआईवी। और जो एचआईवी है बेटे, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, क्या है बेटे, ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सही। फिर अगला सवाल है, एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, बताओ बच्चों। तो एड्स का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा उसका नाम है एलाइसा। कौन सा टेस्ट किया जाएगा, एलाइसा। तो अब सवाल है अगला कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, एलाइसा किया जाएगा। सही। अब एलाइसा का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। पूरा नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। सही। अब अगला सवाल, एड्स के क्या सिम्टम्स है। तो ध्यान से सुनना इधर, एड्स के क्या सिम्टम्स है। तो इधर देखना, एड्स के सिम्टम्स क्या है। तो एड्स के अंदर आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक। और इम्यून सिस्टम वीक होने से आप बहुत सारी डिजीजेस के लिए क्या हो जाते हो, अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हो। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है आपको बहुत सारी डिजीजेस होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो एड्स में इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक। और इम्यून सिस्टम वीक होने के साथ साथ जो है आपको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पहली बात। दूसरा, एड्स जो है इसमें वीकनेस आती है। एड्स जो है इसके अंदर वेट लॉस होने लगता है। क्लियर है। तो बोले एड्स के क्या क्या सिम्टम है। तो इसमें इम्यून सिस्टम वीक होने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों के लिए आप क्या हो जाते हो, अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हो, पहली बात। दूसरी, एड्स के अंदर वीकनेस आ जाती है। एड्स के अंदर वेट लॉस जो है वो होने लगता है। सही। अब फिर अगला सवाल है,
एड्स के लिए कि प्रिवेंशन जो है वो बेटर है क्योर से, कि एड्स जो है उसमें क्योर से प्रिवेंशन बेटर है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों याद रखना, एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है तो इसका मतलब है इसका प्रिवेंशन ही इसका क्या है, क्योर है। सही, एड्स का कोई भी इलाज नहीं है। अब इसके अलावा मैं ही पूछता हूं आपसे बेटा एक सवाल कि एड्स जो है बेटा, पूरा ही ले लेता हूं। देखो अब मैं आपसे सवाल पूछूं, एड्स का आप मुझे बता दो मोड ऑफ ट्रांसफर, कैसे फैलता है, बताओ बच्चों। एड्स का आपको बताना है मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे फैलता है। तो सिंपल सा, एड्स होने का सबसे पहला रीजन है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब है अगर किसी को एड्स हो रखा है और उसके साथ कोई हेल्दी पर्सन सेक्सुअल रिलेशन बनाता है बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो उसको भी एड्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो एड्स होने का पहला कारण ध्यान रख लेना बेटा, पहला कारण है अनप्रोटेक्टेड। तो पहला कारण क्या हो जाएगा इसका, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सही। एड्स का अगला है बेटे इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड मतलब अगर किसी पर्सन को एड्स हो रखा है और उसका ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर कर दे तो भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। सही। एड्स का अगला है बेटे मोड ऑफ ट्रांसफर इन्फेक्टेड सिरिंज। अगर किसी को एड्स हो रखा है और उसके लगाई हुई सिरिंज अगर किसी हेल्दी पर्सन के लगा दी जाती है तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तो इन्फेक्टेड नीडल्स की वजह से भी क्या हो सकता है, एड्स। और अगला, इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी में भी जो है वो एड्स हो सकता है। तो अगला रीजन क्या हो जाएगा इसका बेटा, अगला हो जाएगा इन्फेक्टेड मदर से। इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो फिर बता रहा हूं, एड्स बीमारी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से वापस रिवाइज कर लेना। सही। अब देखो इधर, इसके बाद अगला सवाल यह है कि आपको कैंसर के बारे में, कैंसर के बारे में यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हुए हैं और इन सवालों के आपको आंसर देने हैं। तो आ जाओ देते हैं। सबसे पहला सवाल है ऑन्कोजीन क्या है और कार्सिनोजन क्या है। इधर देखो, कैंसर कॉजिंग जो जीन होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। कि जो बॉडी में कैंसर को कॉज करती है उसे क्या बोलेंगे, ऑन्कोजीन। तो बोले ऑन्कोजीन तो क्या है, तो सिंपल सी बात है बेटे कि जो कैंसर कॉजिंग जीन है, इस कैंसर कॉजिंग जीन को अपन क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन बोलते हैं। फिर सवाल पूछे कार्सिनोजन क्या होते हैं, तो सुनो, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बॉडी में जाने के बाद कैंसर को कॉज करेगा उसे ही क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन। आसान, कि जो बॉडी में जाने के बाद कैंसर को कॉज करता है उसे ही अपन क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन बोलेंगे। तो कार्सिनोजन्स क्या है, तो सिंपल सा इधर देखो, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। अब एक बात बताओ, अगर आपको इन एजेंट्स के नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट कि ऐसे कौन कौन से एजेंट है जो कैंसर कॉज करते हैं। तो देखो मेरे साथ साथ लिखते जाओ। सबसे पहले, कैंसर किसकी वजह से हो सकता है, रेडिएशंस की वजह से। अब ये रेडिएशंस कौन कौन से है बेटे, एक्सरे है, एक्सरे के साथ साथ और कौन सी है, गामा रेज भी है। ठीक है, और गामा रेज के साथ साथ ध्यान रखनी है यूवी रेज भी है। ठीक, रेडिएशन के साथ साथ कुछ केमिकल्स होते हैं वो भी कैंसर कॉज करते हैं, जैसे निकोटीन, एफ्लाटॉक्सिन, बेंजीन, निकल,
आर्सेनिक। इसके साथ साथ कुछ वायरस होते हैं, वो भी क्या कॉज करते हैं, कैंसर। जैसे कि वायरस आपने 11th में पढ़ा होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी क्या कॉज करता है, कैंसर। तो दो डेफिनेशन यहां पर पूछी थी कि ऑन्कोजीन क्या है और कार्सिनोजन क्या है। तो कैंसर कॉज करने वाली जीन को तो क्या बोलेंगे, ऑन्कोजीन। और कैंसर कॉज करने वाले सब्सटेंस को या कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स को अपन क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन बोलेंगे। सही। अब अगला सवाल, अगला सवाल है बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। तो सुनो इधर, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि देखो, कैंसर के अंदर ट्यूमर बनते हैं। अब बोले ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट। अब बोले क्या डिफरेंस है, तो सुनो, अगर कैंसर सेल्स जहां पर बनती है वहीं पर रहती है तो ऐसे ट्यूमर को अपन क्या बोलेंगे, बिनाइन। और बनने के बाद अगर ये सेल ब्लड के साथ में दूसरे पार्ट्स में माइग्रेट होना शुरू हो जाती है तो ऐसे ट्यूमर को क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट। आसान। कि ऐसी कैंसरस सेल या ऐसे ट्यूमर जो जिस जगह पे बनते हैं वहीं पे रहते हैं तो उसको तो क्या बोलेंगे, बिनाइन। और जो ब्लड के साथ बॉडी के दूसरे पार्ट में माइग्रेट करेंगे उन्हें अपन क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट। और इसके साथ साथ सुनना, बिनाइन जो है इसको ही कैंसर की क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेज बोलते हैं। और बिनाइन के अंदर मैंने अभी बताया इसमें क्या होता है बेटा, कैंसर सेल्स confined to their place of origin। इसमें जो कैंसर सेल है अपने ओरिजिन यानी जहां बनती है वहीं पर रहती है। जबकि मैलिग्नेंट में क्या होगा बेटा, तो ये कैंसर की कैसी स्टेज है, फाइनल स्टेज है। और इसमें होगा क्या कि इसमें जो कैंसर सेल्स है इसको ही आपकी बुक में लिखा हुआ है ट्यूमर सेल्स। क्या करेगी बेटा, ये माइग्रेट टू डिफरेंट पार्ट्स वाया ब्लड। ये ब्लड के थ्रू जो है डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर जाएगी, माइग्रेट कर जाएगी। अब मेरी एक और बात सुनना, अब सवाल पूछे कि मेटास्टेसिस किस में प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंस ही अगला एक सवाल बन जाता है कि मेटास्टेसिस किसके अंदर होगा। तो ध्यान से सुनना, कैंसर सेल्स की ब्लड के साथ में माइग्रेट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। कैंसरस सेल ब्लड के साथ माइग्रेट करके बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होती है तो कैंसर सेल की ब्लड के साथ में माइग्रेट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। तो अब बताओ आप लोग, मेटास्टेसिस किसके अंदर होगा, बिनाइन में, मैलिग्नेंट में। तो अभी बताया, देखो मैलिग्नेंट में क्या होता है कि कैंसरस सेल जो है ये ब्लड के साथ माइग्रेट करती है। और अभी बताया माइग्रेट करने की प्रॉपर्टी को ही क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। तो अब अगला पॉइंट सुनो, बिनाइन ट्यूमर जो है इसमें मेटास्टेसिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है, ध्यान रखना, इसमें मेटास्टेसिस जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सही। अब इसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि दोनों में से कौन सा ट्यूमर जो है वो क्यूरेबल है, किसका इलाज पॉसिबल है। तो सुनो, बिनाइन ट्यूमर जो है ये कैंसर की कौन सी स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। और ये इनिशियल स्टेज है तो बता ये क्यूरेबल है या नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है बेटा ये कैंसर की कौन सी स्टेज है, फाइनल स्टेज है। और फाइनल स्टेज होने के कारण इसको क्योर करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो बिनाइन में ध्यान रखना, बिनाइन जो होता है ये क्या होता है, क्यूरेबल। और मेलिग्नेंट जो है ये ध्यान रखना ये क्या है, नॉट क्यूरेबल है। सही। अब इसके साथ साथ मेरे बच्चों,
एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसका जवाब खुद से ढूंढना। तो सवाल है मेरा कि कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है। ठीक है, ये भी कैंसर से रिलेटेड ही है, अच्छे से पता करके आना कि कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है। सही। अब देखो कैंसर में ही बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है कि कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। तो इधर देखो, कैंसर का पता लगाने के लिए दो तरह की टेक्निक यूज की जाती है। पहली तो है इन्वेसिव, और दूसरी जो है इसे बोलेंगे नॉन इन्वेसिव। अब क्या है इधर देखो, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव का क्या मतलब है। अगर कैंसर का पता लगाने के लिए बॉडी में किसी तरह का कट लगाया जाता है तो ऐसी टेक्निक को तो बोलेंगे इन्वेसिव। और अगर बीमारी का पता लगाने के लिए बॉडी में किसी तरह का कट या इंसिजन नहीं लगाया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इन्वेसिव। आसान। जिसमें डिटेक्शन के लिए बॉडी में कट लगाया जाएगा उसको तो क्या बोलेंगे, इन्वेसिव। और जिसमें नहीं लगाएंगे उसे क्या बोलेंगे, नॉन इन्वेसिव। सही। और इन्वेसिव का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एक तो बायोप्सी, और इसके साथ साथ ही और कौन सा, हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडीज। ठीक। और नॉन इन्वेसिव देखो अभी बताया, नॉन इन्वेसिव का मतलब है नो कट या इंसिजन। इसमें किसी तरह का कट या कोई इंसिजन नहीं बनाया जाता। अब कैंसर के पता लगाने में नॉन इन्वेसिव टेक्निक कौन सी है। तो नॉन इन्वेसिव में पहली ध्यान रखनी है रेडियोग्राफी। पहली कौन सी ध्यान रखेंगे, रेडियोग्राफी। अगली ध्यान रखनी है सीटी स्कैन। अब एक और ब्लॉकबस्टर सवाल कि सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है बच्चे। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होगी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक। अब सीटी स्कैन के साथ साथ अगली जो नॉन इन्वेसिव टेक्निक है वो है एमआरआई। अब बताओ एमआरआई का पूरा नाम क्या होगा। तो एमआरआई का पूरा नाम होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगा। सही। अब अगला सवाल है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी टेक्निक यूज होती है। वैसे तो कैंसर का पता अगर अर्ली चल जाए तो ही इसका ट्रीटमेंट क्या है, सक्सेसफुल है। फिर भी बोले इसकी ट्रीटमेंट में कौन सी टेक्निक है। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो टेक्निक आती है वो है रेडियोथेरेपी। सबसे पहली टेक्निक कौन सी है बेटा, रेडियोथेरेपी। अब सुनना, ये क्या है। तो रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस डाले जाते हैं, और ये रेडिएशन क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। रेडियोथेरेपी क्या है, इसमें बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस डाले जाते हैं, और ये रेडिएशंस कैंसर सेल्स को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। सही। अब देख, रेडियोथेरेपी के बाद अगली ध्यान रखनी है कौन सी, कीमोथेरेपी। अब देखो, कीमोथेरेपी में क्या होगा, इसमें एंटी कैंसर ड्रग्स का क्या किया जाता है, यूज। और एंटी कैंसर ड्रग्स के द्वारा कैंसर सेल्स को क्या किया जाता है, किल किया जाता है। तो एंटी कैंसर ड्रग्स या केमिकल्स के द्वारा अगर कैंसर सेल्स को किल करते हैं तो इसी को क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी बोलेंगे। और कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग्स यूज की जाती है, और इसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से जो है वो हेयर लॉस देखा जाता है। सही। अब कीमोथेरेपी के बाद तीसरी जो टेक्निक है बेटा ट्रीटमेंट की वो है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, या इसी को बोलेंगे इम्यूनोथेरेपी। अब देखो इम्यूनोथेरेपी क्या है, इसमें एल्फा इंटरफेरोन्स क्या किए जाते हैं, यूज।
और अल्फा इंटरफेरोन्स की वजह से कैंसर सेल्स के इन्फेक्शन को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो मेरी बात सुनना, ट्रीटमेंट में कितनी टेक्निक है, तीन। पहली है रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशंस की हेल्प से कैंसर सेल्स को क्या करेंगे, किल करेंगे। दूसरा कौन सा है, कीमोथेरेपी, जिसमें एंटी कैंसर ड्रग्स की हेल्प से कैंसर सेल्स को क्या करेंगे, किल करेंगे। और तीसरा है इम्यूनोथेरेपी, इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, तो इम्यूनोथेरेपी में जो है एल्फा इंटरफेरोन्स की हेल्प से कैंसर सेल के इन्फेक्शन को क्या करते हैं, रोकते हैं। अब फिर एक बात सुन लो, इस चैप्टर से जो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसमें कैंसर भी बहुत 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 ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये भी पूरा का पूरा पढ़ के जाना है आपको। सही। अब इसके बाद अगला सवाल है कि मलेरिया जो है, मलेरिया से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस के अपन क्या दे रहे हैं यहाँ पर, आंसर। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है। अब काफी बच्चे आंसर देंगे कि सर मलेरिया का तो कॉजेटिव एजेंट फीमेल एनाफिलीज क्या है, मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो नहीं है रे बच्चे, मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक प्लाज्मोडियम है। कौन है बेटा, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट, गलती मत करना, मॉस्किटो नहीं है बच्चे। तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन है बेटा, प्लाज्मोडियम है। और जो प्लाज्मोडियम जो है ये एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ है। और प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीशीज आपकी बुक में लिखी हुई है, जैसे पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, तीसरी है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और चौथी जो है बेटा वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। सही। तो याद रखना, अगर बोले कॉजेटिव एजेंट क्या है तो मॉस्किटो नहीं है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम है। फिर अब आपके लिए खुशी की बात है क्योंकि अगला सवाल का जवाब आंसर सही जाएगा। अब बोले मलेरिया के लिए वेक्टर कौन है, तो मलेरिया का वेक्टर मतलब है मलेरिया को ट्रांसफर कौन करता है बच्चों, तो मलेरिया जो है इसको ट्रांसफर करने का काम या इसका जो वेक्टर है वो कौन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सही। तो बोले कॉजेटिव एजेंट तो कौन है, प्लाज्मोडियम, और वेक्टर कौन हो जाएगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से ही क्या होता है, मलेरिया होता है। सही। अब देखो मलेरिया का ही अगला सवाल है। अब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो मलेरिया भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको सवाल पूछा है, देखो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम। तो अब यहां पर आपको प्लाज्मोडियम की क्या पूछी है, लाइफ साइकिल पूछी। तो लाइफ साइकिल बुक में भी दी हुई है, तो अच्छे से समझना इधर। अगर मैं प्लाज्मोडियम की बात करूं तो प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए, तो होस्ट का मतलब इसे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, जरूरत होती है। इसमें जो पहला होस्ट है, जो प्राइमरी होस्ट है वो तो कौन हो जाएगा, मॉस्किटो। ठीक। और इसमें जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन हो जाएगा, ह्यूमन। यानी प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक तो कौन है, मॉस्किटो, और दूसरा कौन हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा। अब यहां पर एक वर्ड और समझ लेना, फिर लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ते हैं कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या है। तो देखो जिस स्टेज से इन्फेक्शन शुरू होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं। और जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज को क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइट। यानी स्पोरोजोइट के थ्रू ही इन्फेक्शन की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब इस लाइफ साइकिल को अच्छे से समझना,
ये जो स्पोरोजोइट होते हैं, ये मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरोजोइट जो है ये कहां प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। ठीक, तो सुनो क्या कहा मैंने, इन्फेक्टिव स्टेज याद रख लेना बस, स्पोरोजोइट। और इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब है जिससे इन्फेक्शन की क्या होगी, शुरुआत होगी। सही। और ये स्पोरोजोइट मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब लाइफ साइकिल सुनना कि जब किसी ह्यूमन को मॉस्किटो क्या करता है, बाइट करता है, तो मॉस्किटो के बाइट से क्या होगा, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजोइट है, ये स्पोरोजोइट अपने ब्लड के अंदर क्या करते हैं, एंटर। ब्लड में एंटर करने के बाद ये जो स्पोरोजोइट है ये ब्लड के थ्रू कहां चले जाएंगे, लिवर में। कहां चले जाएंगे, लिवर में। अब लिवर में जाने के बाद ये जो स्पोरोजोइट है ये लिवर में कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो प्लाज्मोडियम की स्टेज है ये अपना नंबर क्या करती है, बढ़ाती है। तो क्या कहा, मॉस्किटो की बाइट के थ्रू आएंगे ब्लड में, फिर ब्लड के थ्रू ये कहां चले जाएंगे, लिवर में। और लिवर के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपना ये नंबर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और नंबर बढ़ने के बाद फिर ये लिवर सेल को छोड़कर जो है ये किस में एंटर कर जाते हैं, आरबीसी में। किस में, लिवर में। अपना नंबर बढ़ाने के बाद लिवर सेल को छोड़कर किस में एंटर कर जाएंगे, आरबीसी में। फिर आरबीसी के अंदर भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये आरबीसी में भी अपने नंबर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब फिर सुनना, फिर ये आरबीसी को क्या कर देंगे, बर्स्ट कर देंगे। और आरबीसी को बर्स्ट करने के बाद यहां पर अब क्या होगा, सुनो। जैसे ही आरबीसी बर्स्ट होती है, तो आरबीसी के बर्स्ट होते ही यहां पर एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होगा जिसे क्या बोलेंगे, हीमोजॉइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीमोजॉइन बोलेंगे। और इसी हीमोजॉइन की वजह से आपके अंदर मलेरिया के क्या आ जाएंगे, सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, लिवर, लिवर से ये पैरासाइट कहां गया, आरबीसी में। और आरबीसी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये अपना नंबर बढ़ाएगा। इसके बाद आरबीसी क्या हो जाएगी, बर्स्ट। और आरबीसी के बर्स्ट होते ही एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होगा जिसे क्या बोलेंगे, हीमोजॉइन। और इस हीमोजॉइन के कारण ही मलेरिया के क्या आएंगे, सिम्टम आएंगे। सही। फिर आरबीसी को बर्स्ट करने के बाद ये पैरासाइट क्या करेगा, आरबीसी को बर्स्ट करने के बाद ये पैरासाइट किसी नई आरबीसी को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। और नई आरबीसी को इन्फेक्ट करके उस आरबीसी में ये अपने मेल और फीमेल गेमीट का क्या करेगा, फॉर्मेशन। कि आरबीसी को बर्स्ट करने के बाद किसी नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, और इस आरबीसी में ये अपने मेल और फीमेल गेमीट का क्या करेगा, फॉर्मेशन। तो अब क्या हुआ, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इस इन्फेक्टेड पर्सन में प्लाज्मोडियम के क्या बन गए, गेमीट बन गए। अब गेमीट बनने के बाद इस इन्फेक्टेड पर्सन को वापिस से फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगी। और इस इन्फेक्टेड पर्सन को फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करेगी, तो ये जो गेमीट है ये गेमीट मॉस्किटो के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। और मॉस्किटो के अंदर एंटर करने के बाद मॉस्किटो की जो गट है, मॉस्किटो की जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही इन गेमीट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट में फिर डेवलपमेंट होगा। जाइगोट में फिर डेवलपमेंट से वापस कौन सी स्टेज बनेगी,
स्पोरोजोइट बनेगी, फिर ये जो स्पोरोजोइट है ये मॉस्किटो की कहाँ चले जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में, और फिर सलेवरी ग्लैंड में जाने के बाद ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा, तो ये लाइफ साइकिल वापस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिज्म में चलती है। अब देखो, लाइफ साइकिल का जो ये पार्ट है, ये पार्ट तो किस में चलता है, ह्यूमन में, और लाइफ साइकिल का जो ये पार्ट है ये किस में चलेगा, मॉस्किटो में। सही। और बोले प्लाज्मोडियम जो है ये फर्टिलाइजेशन किसके अंदर करेगा, ह्यूमन में या मॉस्किटो में, तो ये फर्टिलाइजेशन जो है वो किसके अंदर करेगा, मॉस्किटो में। यानी मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो के अंदर ये कैसा रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल करेगा। ह्यूमन के अंदर ये कैसा करेगा, ए सेक्सुअल करेगा। तो ये लाइफ साइकिल अच्छे से याद रख लेना। एक बार मैं फिर पूरी की पूरी वन शॉट रिकॉल करा देता हूं। देखो, मॉस्किटो की बाइट से स्पोरोजोइट ब्लड में एंटर करते हैं, फिर ब्लड से ये पैरासाइट कहाँ आएगा, लिवर में, फिर लिवर के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये अपना नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा, और नंबर बढ़ाने के बाद ये लिवर को छोड़ के किसके अंदर एंटर कर जाएगा, आरबीसी में, फिर आरबीसी में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये अपना नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा, फिर ये आरबीसी को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा, और आरबीसी के बर्स्ट होते ही एक टॉक्सिक निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन, जिसकी वजह से मलेरिया के क्या आते हैं, सिम्टम आते हैं। फिर आरबीसी को बर्स्ट करने के बाद ये किसी नई आरबीसी को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, फिर इसी आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम जो है अपने मेल और क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा, फिर इस इन्फेक्टेड पर्सन को वापिस से मॉस्किटो बाइट करता है, जिससे ये जो गैमीट है ये गैमीट चले जाएंगे मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, फिर मॉस्किटो की गट या एलिमेंट्री कैनाल में ये गैमीट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फ्यूज होके बनाएंगे जाइगोट, फिर उस जाइगोट में डेवलपमेंट से बनेगा वापस स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट चला जाएगा मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में, फिर ये मॉस्किटो बाइट करेगा वापस कहाँ आ जाएगा, ह्यूमन में। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है वो चलती जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना 4 मार्क्स में। सही। अब अगला सवाल अपन देख लेते हैं। देखो कि टोबैको और एल्कोहल जो है इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो क्या हार्मफुल इफेक्ट है, तो देखो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, टोबैको की। तो इधर देखना, टोबैको जो है इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, निकोटीन होता है। कौन होता है, निकोटीन। और ये निकोटीन अपने अंदर जो है माउथ कैंसर को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। तो टोबैको में सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना कि टोबैको के अंदर क्या होता है, निकोटीन, और ये जो निकोटीन है ये अपने अंदर किसको, ओरल कैंसर या माउथ कैंसर को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। इसके साथ साथ और सुनना, टबेको का क्या हार्मफुल इफेक्ट, देखो टबेको के अंदर है निकोटीन, और देखो सुनो, ये जो निकोटीन है ये निकोटीन अपनी एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। निकोटीन क्या करेगा, निकोटीन जो है ये किसको बेटा, एड्रीनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करेगा, और एड्रीनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करके एड्रीनल मेड्यूला से दो हार्मोन सिक्रीट करवाएगा, एक है एपिनेफ्रिन, और दूसरा हार्मोन कौन सा है बेटा, नॉर एपिनेफ्रिन। सही। और ये दोनों हार्मोन बनने के बाद क्या करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में ही हार्ट बीट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और नॉर्मल कंडीशन में ही ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। सही। तो बोले टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, पहला तो माउथ कैंसर हो सकता है, दूसरा टोबैको के अंदर होता है निकोटीन, निकोटीन जो है ये एड्रिनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करेगा, और एड्रिनल मेड्यूला से दो हार्मोन रिलीज करवाएगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन।
और ये दोनों हार्मोन हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और लंबे समय तक ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ रहना ये आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। सही। अब देखो, टोबैको के बाद किसकी बात की है मैंने, अल्कोहल की। अब देखो, अल्कोहल के क्या साइड इफेक्ट है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, तो सुनो। सबसे पहला, अल्कोहल जो है बेटे, इस अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्टमक में होता है। अगर कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा बेटे, स्टमक में होगा। फिर सुनना, स्टमक जो है, स्टमक से ये अल्कोहल किस में चला जाएगा, लिवर में। स्टमक से किस में चला जाएगा, लिवर में। और लिवर के अंदर जाने के बाद, लिवर के अंदर जाने के बाद ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड में। और एसिड एल्डिहाइड से ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एब्जॉर्ब हुआ स्टमक में, स्टमक से गया लिवर में, लिवर के अंदर ये अल्कोहल कन्वर्ट हो गया एसिड एल्डिहाइड में। और एसिड एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड में। और फैटी एसिड का बनना ही क्या कहलाता है, इसका बनना ही कहलाएगा फैटी लिवर सिंड्रोम। क्या कहलाएगा, फैटी लिवर सिंड्रोम। जिसकी वजह से लिवर जो है वो क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। और लिवर का क्या होना बेटे, लिवर का डैमेज होना, इसी को अपन बोलेंगे सिरहोसिस। तो देखो, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन तो स्टमक करता है, लेकिन खराब क्या होता है, लिवर। क्यों, क्योंकि स्टमक से जाएगा लिवर में, लिवर के अंदर ये जो अल्कोहल है बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से बन जाएगा फैटी एसिड। और फैटी एसिड का बनना ही कहलाएगा फैटी लिवर सिंड्रोम। और ये जो फैटी एसिड है ये धीरे धीरे लिवर को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। सही। तो अल्कोहल और टोबैको, इसके हार्मफुल इफेक्ट में कोई डाउट नहीं है। तो एक बार वीडियो वापस करके अच्छे से क्या कर लेना, समझ लेना। अब एक और सवाल पूछा यहां पर बेटे कि कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स और कोका एल्केलॉइड जो है, इन तीनों का आपको बताना है कि ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। फटाफट लिखो कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ साथ ही देखो। तो कैनाबिनॉइड जो है बेटा, ये ऑब्टेन्ड होता है कौन से प्लांट से, कैनाबिस सटाइवा से। किससे ऑब्टेन्ड होता है, कैनाबिस सटाइवा से। इसी को कॉमनली बोलते हैं हेम्प प्लांट। ओपियोइड जो है बेटा, ये अपन को मिलेंगे कौन से प्लांट से, पेपेवर सोमनीफेरम से। किससे मिलेंगे, पेपेवर सोमनीफेरम से। और पेपेवर सोमनीफेरम को ही कॉमनली क्या बोलते हैं, पॉपी प्लांट बोलते हैं। ठीक। और कोका एल्केलॉइड जो है, ये अपन को मिलेंगे एक प्लांट से जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। कौन से प्लांट से मिलेगा, एरिथ्रोजाइलम कोका से। अब यहाँ पे तो प्लांट का नाम ही पूछा है, एक सवाल मैं ऐड कर देता हूँ कि आप कैनाबिनोइड के एग्जाम्पल बता दो मेरे को। तो कैनाबिनोइड के एग्जाम्पल बताने, तो इसका एग्जाम्पल है चरस, और दूसरा ध्यान रखना है गांजा। ओपियोइड जो है, इसका एक तो एग्जाम्पल ध्यान रखना है ओपियम, दूसरा आपको ध्यान रखना है मॉर्फिन। ठीक है। और अगला ध्यान रखना है हेरोइन। ठीक। और कोका एल्केलॉइड जो है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है कोकेन। क्या ध्यान रखना है, कोकेन। तो यहाँ से बहुत बार सवाल आता है, आपको पूछते हैं ये ड्रग्स कौन से प्लांट से आपको मिलती है। अब साथ ही साथ एक और सवाल पूछा है कि मेल और फीमेल में जो है वो ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट है। तो मेल और फीमेल में ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट है, तो सुनो इधर। तो यहाँ पे एक तरफ तो मैं लिखूंगा मेल, और दूसरी तरफ किसकी बात करूंगा मैं, फीमेल की। अब देखो क्या साइड इफेक्ट है, तो सबसे पहला कि मेल जो है उसके अंदर क्या होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ठीक। कि अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहा है तो ड्रग्स के साइड इफेक्ट के कारण मूड जो है वो ड्रास्टिकली क्या होते हैं, चेंज होते हैं मेल में। मूड स्विंग्स के साथ साथ मेल में अगला साइड इफेक्ट क्या है कि इसमें जो है टेस्टिक्यूलर
फंक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज, यानी टेस्टिस की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब बताओ बच्चों, टेस्टिस की अगर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो स्पर्म काउंट या जो स्पर्म प्रोडक्शन जो है ये भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ मेल में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो उसकी साइज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वैसे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट है, मेनली आपको ध्यान रखना है कि मेल में मूड स्विंग्स होते हैं, इसके साथ साथ मेल में टेस्टिस की एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज, इसके साथ साथ स्पर्म काउंट कम होगा और प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब फीमेल में क्या होगा, तो ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से फीमेल में भी क्या होते हैं बेटा, मूड स्विंग्स होते हैं, पहली बात। दूसरी, फीमेल के अंदर जो है फेशियल हेयर्स की क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है। फेशियल हेयर्स मतलब हल्की हल्की दाढ़ी मूछ आना भी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो अगला साइड इफेक्ट क्या है फीमेल में, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स। इसके साथ साथ जो है फीमेल में और क्या आ जाएगी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या आ जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। इसके साथ साथ फीमेल में जो है क्लाइटोरिस जो है उसकी साइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ड्रग जो है इसके मेल और फीमेल दोनों में ही साइड इफेक्ट होते हैं, इसीलिए ड्रग्स जो है बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल मैं और ऐड कर देता हूँ कि ड्रग्स के साइड इफेक्ट तो है, फिर भी काफी सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो प्रोहिबिटेड ड्रग्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बोले इतने सारे साइड इफेक्ट है तो फिर स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स को यूज क्यों करते हैं, तो सुनो, ड्रग्स जो होती है ये आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को या आपकी परफॉर्मेंस को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं अपनी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सही, तो कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलमोस्ट ये चैप्टर क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है। अब मेरी बात सुनो, जाते जाते एक और काम की बात बता रहा हूं कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो सुनो, इस चैप्टर से जो है हाफ हाफ मार्क्स के दो तो क्या आएंगे आपके लिए, एमसीक्यू आएंगे। इस चैप्टर से हाफ हाफ मार्क्स की दो क्या आएगी आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी। और इस चैप्टर से 4 मार्क का एक क्या आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। तो टोटल ये कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। तो मेनली अपन को इस चैप्टर से 4 मार्क का क्वेश्चन ही कवर करना है। और मैं बता दूं, शुरुआत में जैसे कहा था बता के जाऊंगा कौन सा, तो आप कैंसर, एड्स और मलेरिया ये पढ़ के जाना बेटा। इन तीनों में से चांसेस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए जरूर आ जाएगा। सही, तो इसी बात के साथ आज की क्लास अपन कंप्लीट करते हैं। तो अगले सेशन में एक और चैप्टर अपन लेके चलेंगे। इसी तरह से अपन क्वेश्चन के फॉर्म में जो है एक एक लेक्चर में सारे चैप्टर क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। ओके बेटा।